नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और हम बात करेंगे कि आपके लिए किस तरह का माहौल है कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने का, कहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं और किस कमोडिटी में आपको ज्यादा एक्शन दिखेगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की, और खबर यह है कि क्रूड में नेगेटिव सेटलमेंट के बाद माहौल और बिगड़ता हुआ दिख रहा है। कई ब्रोकर्स ने क्रूड में काम करना बंद कर दिया है। जी हां, कई ब्रोकर्स ने क्रूड में काम करना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल, एंजल जैसे ब्रोकरेज हाउस ने क्रूड में कामकाज करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके अलावा और भी कई ब्रोकर हैं जिन्होंने काम करना बंद किया है और कुछ ब्रोकर्स ने मार्जिन में भारी बढ़ोतरी कर दी है, इस आशंका को देखते हुए कि अगर आने वाले समय में कच्चे तेल में और गिरावट आती है या अगला कॉन्ट्रैक्ट भी माइनस में जाता है तब क्या होगा। इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र वाधवा हैं, प्रेसिडेंट हैं CPAI के, जो कि कमोडिटी ब्रोकर का सबसे बड़ा संगठन है। और साथ ही हमारे साथ किशोर नारने हैं, डायरेक्टर हैं कमोडिटीज एंड करेंसी मोतीलाल ओसवाल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वाधवा जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि खबरें आ गई हैं कि कुछ ब्रोकर ने कामकाज करना पूरी तरह से बंद कर दिया है क्रूड में, ये तो माहौल बिगड़ जाएगा। आप लोग किस तरह से इंटरवीन कर रहे हैं इसमें? नमस्कार मृत्युंजय जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। हम कई मेंबर्स के कांटेक्ट में हैं और उन्होंने क्रूड के अंदर काम कराना क्लाइंटों से बंद कर दिया है। मृत्युंजय जी, हमारे को यहाँ समझने की जरूरत है कि रिस्क मैनेजमेंट एक ब्रोकरेज लेवल पे एक बहुत अहम मुद्दा होता है जिसका मेन कंट्रोल करने का। अगर जैसे हमने देखा नेगेटिव में क्रूड चला गया था तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? एक किसी कमोडिटी पे अगर जो मार्जिन प्रिस्क्राइब्ड है, सपोज 100% मार्जिन है, आप अगर काम कराना चाहते हैं तो 100 का 150% ले लेंगे। लेकिन अगर वो अभी तो $37 के अंदर सेटल हुआ है नेगेटिव, अगर ये $370 हो जाए तो ये मैनेज अभी भी मैनेज नहीं हो रहा मेंबर से, तो तब कैसे मैनेज होगा? तो वो बिल्कुल उनका तर्क ठीक है, उनकी जो कॉल उन्होंने ली है मैं बिल्कुल उसको वैलिड मानता हूँ कि जब तक यहाँ रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी मेंबर्स के लिए, बिल्कुल सही है अगर वो उसको अवॉइड करें या ना करें, क्योंकि रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है ब्रोकरेज बिजनेस के अंदर। अगर आप रिस्क कंटेन नहीं कर पाते तो वो बिल्कुल सही है ये करने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि जो ट्रेड बंद हुआ ये सही है। हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल के, और खबर यह है कि किशोर नारने मोतीलाल ओसवाल ने भी क्रूड में ट्रेड ऑफर करना बंद कर दिया है। किशोर जी, क्या परेशानी आ रही है? ये तो ठीक है कि जो नेगेटिव सेटलमेंट हुआ है उससे जो बाइंग साइड में थे उनको नुकसान हुआ है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन इसके अलावा ग्राउंड पर क्या कुछ दिक्कत आ रही है आप लोगों को, जिससे आप लोगों ने क्रूड का ट्रेड अभी बंद कर दिया है, ट्रेड क्लाइंट को भी ऑफर करना बंद कर दिया है? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आई थिंक आज हमको खास करके क्लाइंट से ये गारंटी क्लाइंट मांग रहा है कि मेरा जो है जो जितना मैं मार्जिन दे रहा हूँ उससे ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर वो आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हैं तो मैं इससे ज्यादा पैसा नहीं दूंगा। तो क्लाइंट उनकी जगह सही है, बिकॉज उनको जब भी कोई ट्रेड लेना है उनको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं ये ट्रेड में से मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल लाइव मार्केट में अभी नेगेटिव में चले जाता हूँ इंटरनेशनल मार्केट्स, और मेरे पास कोई क्लाइंट का पोजीशन रहेगा तो मैं स्क्वायर ऑफ करने के लिए जाता हूँ तो MCX में नेगेटिव प्राइस नहीं जा सकता, तो प्रॉब्ली आई डोंट नो ₹1 में रुकेगा या 0 में रुकेगा। समझ लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, उसके नीचे इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जा ही रहे, अपने पास प्राइस रुक गया, मैं स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाऊंगा। क्लाइंट बोलता है मेरा ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दो, फिर भी मैं कर नहीं पाऊंगा। तो इसको मैनेज कैसे करें? तो मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है मेरा कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, उनका पैसा प्रोटेक्ट करे, और एक्सचेंजेस को ये जिम्मेदारी भी लेना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सोचा नहीं है इसके बारे में। उन्होंने सोचा है कि जो रूल बुक है उनके हिसाब से जाना चाहिए, हम लोग कोई भी कैसे भी जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट ठीक है, हमको तो सोचना पड़ता है कस्टमर के बारे में। और रिस्क कोई भी मेंबर हो, एक्सचेंज हो, सिस्टम में रिस्क लाना नहीं चाहिए, सिस्टम में रिस्क कम करने को कोशिश करना चाहिए। तो मैं वही कर रहा हूँ जो सिस्टम में रिस्क कम कर सके। नहीं किशोर जी, लेकिन एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं
कि क्या ब्रोकर के लेवल पर, आपके लेवल पर, चूंकि ये माइनस में सेटलमेंट हुआ है, तो क्या ब्रोकर के लेवल पर कुछ डिफॉल्ट की आशंका है, या फिर मान लीजिए ब्रोकर अगर पे कर भी दे रहा है तो क्या क्लाइंट के लेवल पर कुछ डिफॉल्ट की आशंका बन रही है? ब्रोकर्स ने, सब लोग ने पे कर दिया जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक वाधवा जी ने भी, आई थिंक आपके टीवी पे कंफर्म भी किया था, किंग रेड्डी सर ने भी शायद कंफर्म किया है कि उनका कोई डिफॉल्ट नहीं है। बट आई थिंक वो जाहिर सी बात है कि ब्रोकर जाकर वापस उनके क्लाइंट से पैसा लेना पड़ता है, और अपना इंडिया में ये जो पैसा लेने का जो काम है वो थोड़ा सा सिविल मैटर्स है, और बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत भी लगता है, और आई थिंक वो वहां पे डिफॉल्ट होने का आशंका तो बिल्कुल रहता ही है। तो कितना होंगे कितना नहीं होंगे, बट क्लाइंट्स तो अनेसेसरली परेशानी में तो है ना। हम लोग कभी फॉर एग्जांपल क्लाइंट को, मुझे अगर पैसा वसूली करने के लिए क्लाइंट को वापस मेरे को कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, या क्लाइंट को समझाना पड़ेगा। क्लाइंट्स का कुछ क्लाइंट्स जो 3-4 लॉट 5 लॉट का काम करने वाले हैं, जो एक लॉट पे 50-60 हजार रुपए इन्वेस्ट करके करने वाले हैं, उनको तो घर बिकने का टाइम आ गया। तो वो गलत चीज है। मैं वो बोल रहा हूँ कि उनका कोई गलती नहीं है, बट उनके जिंदगी पलट रहे हैं, वो थोड़ा सा गलत है, और वो हम लोग को सबको सोचना पड़ता है। तो किशोर जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि आपकी कंपनी का या फिर जो आपके क्लाइंट हैं, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में कितना नुकसान हुआ है। तो हम लोग ने पब्लिकली बता भी दिया है, हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी हम लोग पब्लिक को वाकिफ किया है कि कुछ अराउंड 80 करोड़ के आसपास का अनकवर्ड डेबिट्स है। तो हम लोग ने ऐसे, हम लोग लिस्टेड कंपनी है, शेयर होल्डर्स को भी बताना पड़ता है। वो पूरा रिस्क नहीं मानता हूँ, उसमें कुछ पैसा आएगा, और शायद क्या आएगा वो बाद में पता चलेगा। जब तक अभी फिलहाल के लिए वसूली में है, और देखते हैं वो कैसे आगे चलेगा। 80 करोड़ में से क्लाइंट के पास कितने पैसे बाकी हैं आपके? 80 करोड़ अनकवर्ड है। अच्छा, अनकवर्ड है, ओके, ठीक है, ठीक है। वाधवा जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो दलील ब्रोकर्स की तरफ से दी गई है कि नेगेटिव में सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, और चूंकि ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट था इंडिया में, और अमेरिका में ये डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उससे कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, और माइनस में सेटलमेंट का कोई प्रोविजन किया नहीं गया था, ये ब्रोकर कह रहे हैं। तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि नाइमेक्स ने 15 अप्रैल को ही ये प्रोविजन कर दिया था नेगेटिव प्राइसिंग का, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद नेगेटिव में सेटलमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सचेंज की दलील है, चूंकि ये साफ साफ बैंड लॉज में लिखा हुआ है कि जो एमसीएक्स पर कच्चे तेल का सेटलमेंट होगा वो नाइमेक्स क्रूड के क्लोजिंग प्राइस के आधार पर होगा, ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। और एक्सचेंज ये कह रहा है कि ये मेंबर को पूरी तरह से मालूम है, क्लाइंट को भी मालूम है, और हमने नियमों का पालन किया है। इन दोनों तर्कों में से आपको ज्यादा सही तर्क कौन सा लग रहा है? देखिए, मैं जो मेंबर्स का तर्क है कि ये नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, मैं बिल्कुल लॉजिकल तर्क है उसके अंदर। उन्होंने जब से वो काम कर रहे हैं, जब से हम सारा देख रहे हैं मार्केट्स में, जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी बने होंगे, किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव जा सकते हैं। नाइमेक्स का हमारा रेफरेंस प्राइस है, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी हमने, और जब तक वो ठीक चल रहा था, लेकिन एक एक्सट्रीम सिचुएशन में आके जब ये कोरिलेट नहीं होगा और इसका रेफरेंस पॉइंट नहीं बन पाएगा, ये हमने इमेजिन नहीं करा था जब कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे। मैं ये तर्क से भी लोगों के साथ हूँ, मेंबर्स के साथ हूँ, कि जैसे नाइमेक्स के अंदर पहले इसको मॉक ट्रेडिंग हुआ था नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट का, हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म में अभी तक नेगेटिव भी नहीं है। जैसे अभी किशोर जी ने बोला, हमारे यहाँ नेगेटिव जब हम ऑर्डर ही नहीं डाल सकते तो वो सेटल करना जो है वो इमेजिनेशन से बाहर है। और ये बिल्कुल वैलिड लॉजिक है मेंबर्स के जो ये कह रहे हैं, इसके अंदर कोई दो राह नहीं है। और गोइंग फॉरवर्ड हमारे को ये भी देखना है, जो लाइव कॉन्ट्रैक्ट है मई का और जून का, अभी वहां पर भी यही सिचुएशन है, और अगर वो नेगेटिव आते भी हैं तो वो हमारे को देखने की जरूरत है। दूसरा, आपने कहा क्या नाइमेक्स का जहाँ वहाँ डिलीवरी है और यहाँ पर कैश सेटल्ड है, तो हमारे को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने हैं जिसमें रेफरेंस पॉइंट बाहर की एक्सचेंजेस के हैं और जिसमें डिलीवरी नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। आज ये क्रूड में हुआ है, कल एनजी में, या मैं कुछ कह नहीं सकता, बट ये कहीं पर भी हो सकता है क्योंकि सेटलमेंट जो है कैश सेटल्ड है।
और स्टोरेज कैरिंग कॉस्ट जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जहाँ पर डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जो कैरिंग कॉस्ट है वो उसके अंदर नेगेटिव हो सकती है, बट क्योंकि यहाँ पर कैश सेटल्ड है, यहाँ पर ये नेगेटिव होना जो है लॉजिकल नहीं है और इसको देखने की जरूरत है। गोइंग फॉरवर्ड रेगुलेटर को भी देखने की जरूरत है और इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्वीक करने की भी जरूरत है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि नेगेटिव सेटलमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन किशोर जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि ऐसे में आगे क्या होगा, क्योंकि अगर आप लोग क्रूड एक बहुत बड़ा वॉल्यूम वाला कमोडिटी है, लिहाजा अगर क्रूड में ट्रेड नहीं होगा तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट भी खराब होगा, बाकी कमोडिटी में भी। तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं, किस तरह का एश्योरेंस आपको एक्सचेंज की तरफ से मिल जाएगा ताकि उसके बाद आप लोग ट्रेड को शुरू कर देंगे? क्या बातचीत हो रही है, क्या आप लोग चाहते हैं एक्सचेंज से? अब आई थिंक अपने को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या ये इस पे शायद नहीं चल पाएगा, बिकॉज ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन से कई बार एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में अलग से सोचना पड़ता है। सो हमको एटलीस्ट ये गाइडेंस चाहिए कि आगे अगर ऐसा भी होता है, जैसा वाधवा जी ने बिल्कुल सही बोला, आज अगर नेगेटिव में चले जाता है, आज शाम को मार्केट में नेगेटिव में चले जाते हैं, तो करना क्या है? ना एक्सचेंज के पास वो आंसर है, अच्छा, ना हमारे पास वो आंसर है, हमारे सिस्टम्स रेडी नहीं है। मेरा रिस्क कैसा बचेगा? आई थिंक मेंबर्स का रिस्क अगर बचेगा नहीं है तो इसका मतलब होल सिस्टम रिस्क पे है। आज हम लोग आप $37 का नेगेटिव की बात कर रहे हैं, अगर $50 होता है। हाँ किशोर जी, हाँ किशोर जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि कल सीएमई के जो चीफ हैं, जो नामेक्स एक्सचेंज को ऑपरेट करता है सीएमई अमेरिका में, उनका एक बड़ा बयान आया है। उनका बयान ये आया है कि WTI क्रूड रिटेल इन्वेस्टर के लिए है ही नहीं, रिटेल ट्रेडर के लिए है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या यहां पर भी मिसगाइड किया जा रहा है ब्रोकर की तरफ से क्लाइंट को, या फिर सही जानकारी ना तो आप लोग दे पा रहे हैं, ना एक्सचेंज के लेवल पर दिया जा रहा है कि इसमें किस तरह का ट्रेड होना चाहिए? क्योंकि सीएमई का ये दावा है कि जो WTI का कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटेल के लिए नहीं है, और चूंकि हम MCX का जो हमारा क्रूड है हम कंप्लीटली WTI से लिंक्ड हैं, उसी को फॉलो करते हैं प्राइसिंग में। तो क्या ये जानकारी नहीं दी गई, छुपाई गई, या क्या है इसको लेकर के? एकदम बिल्कुल सही है मृत्युंजय, ये WTI नाइमेक्स का क्रूड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हेजर कॉन्ट्रैक्ट, आप इसलिए वो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि वहां पे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे इंडिया में खास करके रिटेल को छोड़ के अभी रिसेंटली हम लोग ने इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया हुआ है। अदरवाइज रिटेल और कॉर्पोरेट के अलावा अपने पास तो कोई दूसरा अलाउड भी नहीं है ट्रेड करने के लिए, ना FII से, ना SPI से, ना इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली हम लोग ने अलाउ किया। अभी भी इंस्टीट्यूशंस पूरा तरीके से मार्केट में आना बाकी है। मतलब 15 साल का ये हिस्ट्री है अपना मार्केट में, रिटेल ही ट्रेड करते हैं। आज ये वो नई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए लॉन्च किया गया है कि 100 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट ये रिटेल के लिए ही लॉन्च किया है। आप सिंगापुर अगर देखें तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी रिटेल के लिए है। आप नाइमेक्स कॉमेक्स में जो CME का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, मिनी क्रूड, वो भी रिटेल को है। सो एक्चुअली नाइमेक्स का जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा हेजर पार्टिसिपेशन होता है। वहीं पे भी रिटेल एक्सेस करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ETF के थ्रू। जब ETF का पोजीशंस होते हैं, ETF का पीछे उनका डेरिवेटिव पोजीशंस होता है। इंडिया में क्या होता है कि गोल्ड ETF रखे हैं आप, गोल्ड ETF का पीछे एक्चुअल फिजिकल गोल्ड होते हैं। रिसेंटली सेबी ने ETFs को डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करने के लिए ये परमिशन दिया, बट इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही है। तो जब ये ETF का पोजीशन रोल ओवर करना पड़ता है, वो लॉन्ग पोजीशन में रहता है, बिकॉज नॉर्मली ETFs लॉन्ग ओनली होते हैं। उन लोग के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं नाइमेक्स में। तो उनका पोजीशन जब रोल ओवर करने का टाइम आया है, बिकॉज उनको डिलीवरी लेना नहीं है, बिकॉज ETFs आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग डिलीवरी, तो उन लोगों को वहां पे डिलीवरी लेने का क्षमता नहीं था और जगह नहीं था। इसके वजह से उन लोगों ने किसी भी कीमत पे वहां पे रोल ओवर किया है। और इंडिया में खास करके ठीक है, ये टेक्निकल बात है, बट आपने सही बोला। बट इंडिया और बाकी सिंगापुर, दुबई, DGCX, बेसिकली ये सब छोटे कॉन्ट्रैक्ट, मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सब रिटेल के उद्देश्य में बनाया गया। ओके, ठीक है। आखिरी सवाल नरेंद्र वाधवा जी आपसे मेरा ये होगा, जिस बात की आशंका किशोर ने भी जाहिर की कि हो सकता है कि आने वाले समय में क्लाइंट के लेवल पर बड़ा डिफॉल्ट हो जाए, तो अगर क्लाइंट के लेवल पर कोई बड़ा डिफॉल्ट होता है, दिक्कतें बढ़ती हैं, तब
आप एक कमोडिटी ब्रोकर का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते आपका रुख क्या होगा, उसको लेकर आपने कुछ प्लानिंग की है क्या? देखिए, हमारे को प्रोएक्टिव, जहां अभी ये इंसिडेंट हुआ है, हमारे को इससे सीख मिली है कि आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इसको ठीक किया जाए। तो हम यही पुश कर रहे हैं आगे रेगुलेटर से और एक्सचेंजेस से कि अगले कॉन्ट्रैक्ट जो है इनको ठीक किया जाए। जो लॉसेस हुए हैं एक तो उसको देखना है, और जो आगे हो उसके एप्रीहेंशन, उसको देखते हुए हमारे को उसको ठीक करने की जरूरत है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आप सिंगापुर एंड दुबई का कह रहे हैं, वो भी रेफरेंस रेट जो है नाइमेक्स का शायद लेते हैं, और वहाँ सेटलमेंट ₹1 पे हुआ है, वहाँ नेगेटिव में नहीं हुआ। तो हमारे को ये देखना है कि हम ये क्यों नहीं कर पाए हैं। हमारी कई जगह नेगेटिव में हुआ है सर, मॉस्को में नेगेटिव में हुआ है, वाधवा जी कई देशों में नेगेटिव में भी हुआ है, मॉस्को में नेगेटिव में हुआ है, कुछ और एक्सचेंज है वहां पर नेगेटिव में हुआ है। लेकिन उनके पास कैपेबिलिटी थी, सॉफ्टवेयर थे, और मार्केट्स उनकी रेगुलर चल रही थी। हमारी मार्केट 5 बजे तक चल रही थी उसके अंदर। तो इसको देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र वाधवा जी आपका, किशोर नारने जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मामला बढ़ता जा रहा है, ब्रोकर ने ट्रेड ऑफर करना बंद किया है, कोर्ट पहुंच चुका है मामला, मुंबई हाईकोर्ट कुछ ब्रोकर पहुंचे हैं, और खबर यह है कि मंडे को सुनवाई हो सकती है। दिल्ली के भी कुछ ब्रोकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा इससे जुड़ा हुआ हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद करेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आज के बाजार में आपको करना क्या है।